गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे हैं अपना पाठ 2 अर्थशास्त्र में। पाठ का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो हमने इसमें संसाधन क्या है इसके बारे में जाना कि वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है संसाधन कहलाती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं सजीव निर्जीव सभी जो है अगर वो मानव की आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं तो संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार लोग यानी मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ये हमने देखा था इसमें। और मानव में यानी लोगों में जो है अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, अच्छा पर्यावरण, ये सब देकर जो है एक अच्छे संसाधन के रूप में हम लोगों को विकसित कर सकते हैं। और इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण। देखो यहाँ से है ये। जब विद्यमान मानव संसाधन में को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। भौतिक पूंजी हमने पहले पाठ में पढ़ी थी ना, कार्यशील और स्थायी पूंजी है। उसी प्रकार मानव भी एक स्थायी पूंजी है भौतिक पूंजी में। एक बार हम निवेश करके उसको जो है अच्छी मानव पूंजी निर्माण कर देंगे तो वो जो है स्थायी रूप से देश के विकास में सहायता सहयोग देता रहेगा। जैसे एक डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, भाई पैसा एक बार खर्च कर दिया फिर तो स्थायी एक बार काम में लेने पर खत्म थोड़ी हो जाता है। उसमें पढ़ा था हमने स्थायी और कार्यशील पूंजी, तो मानो स्थायी पूंजी होगा भौतिक पूंजी में। ठीक है, अभी आप लोग हो, आप लोगों में अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, ये आप में निवेश करके जो है आप लोगों को एक अच्छी मानव पूंजी बनाया जा रहा है। अब कौन कितना मानव पूंजी के रूप में विकसित होता है वो आपके शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर, कौशल पर, स्वास्थ्य पर, इन पर आधारित होता है। ठीक है, तो मानव पूंजी में ये चीजें शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा आदि निवेश की जाती है। ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था मानव पूंजी का यानी संसाधन के रूप में लोग में। और ये भी हमने देखा था कि एक विशाल जनसंख्या जो है देश के लिए क्या होती है? एक दायित्व होती है। विशाल जनसंख्या हमेशा ही नकारात्मक भी नहीं होती है। अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है और उस देश के नागरिक अच्छे पढ़े लिखे हैं, स्वस्थ है और देश के विकास में अच्छा सहयोग देते हैं तो वो अधिक जनसंख्या होकर भी देश के लिए सकारात्मक है, अच्छी है। और अगर मान लो जनसंख्या अधिक है, लोग अशिक्षित है, गरीब है, बेरोजगार है, तो फिर वो जनसंख्या देश के लिए नकारात्मक भूमिका निभाती है। ये देखो, ये संसाधन के, ये मानव पूंजी, ये डॉक्टर बन गया, ये कौन है? ये टीचर है, देखो पढ़ा रहा है आपको संसाधन के रूप में लोग। और ये क्या बनाने, दराई चटाई जो बनानी इसमें कौशल है, ये टेलर है, ये सब मानव पूंजी है। ठीक है, देखो चित्र 2.1 को देखकर के आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर और दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति है, किस प्रकार परिसंपत्ति है। तो आप बता सकते हैं डॉक्टर जो है लोगों को स्वस्थ करके जो आने वाली पीढ़ी है उनको अच्छा स्वास्थ्य देकर, अध्यापक अच्छी शिक्षा देकर, और इंजीनियर और दर्जी वगैरह जो भी है लोग मानव पूंजी के रूप में समाज में, वो जो है आने वाली नई पीढ़ी को अच्छा प्रशिक्षित करते हैं और अच्छी मानव पूंजी के रूप में विकसित करते हैं। तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार से परिसंपत्ति। अगर ये नहीं होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर ये नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित और स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए जो है ये क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए एक परिसंपत्ति है। और ये देश के विकास कैसे होता है? ऐसे ही होता है कि आने वाली पीढ़ी विकसित होती है तो देश का भी विकास होता है। तो ये जो है परिसंपत्ति है, देखो। और इनकी आय भी अच्छी है, गरीब नहीं है और अनेक लोगों को रोजगार देते हैं, ये भी है इनमें। देखो, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति की आय उच्च है, अच्छा पैसे वाला है, तो ये उसी को, उसको ही लाभ नहीं होता है, खाली अन्य लोगों को भी लाभ होता है। कि मान लो कोई अच्छा पैसे वाला है, उसने कोई काम धंधा खोला, 10 लोगों को रोजगार पे रख लिया, रोजगार मिला उससे, तो उन लोगों को भी लाभ हो रहा है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से समाज को लाभ होता है। अगर समाज में या किसी देश में लोगों की उच्च आय होती है तो उसको तो होता ही है, उसका जीवन स्तर तो उच्च होता ही है।
अन्य लोगों को भी उससे लाभ होता है प्रत्यक्ष तरीकों से, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित नहीं है या उनकी उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, जो अन्य संसाधन है हमने पढ़े पहले पाठ में, भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। यहाँ इस पे अंडरलाइन कर लो, मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि है, भौतिक पूंजी है, इनसे श्रेष्ठ है मानव पूंजी। क्योंकि क्यों है उसका उत्तर भी आगे देख लो यहाँ। क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग करता है। ये देखो आपको ध्यान रखना होगा, मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि क्योंकि देखो मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं होते हैं, इसलिए मानव संसाधन जो है वो जो भूमि और भौतिक पूंजी है उससे अधिक श्रेष्ठ है कहा जाएगा। अन्य संसाधनों से मानव संसाधन को अधिक श्रेष्ठ कहा जाएगा क्योंकि अन्य संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। जैसे हमने पहले पार्ट में भूमि के बारे में पढ़ा था, तो भूमि में पहले परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, तब मानव को इतना ज्ञान नहीं था, मानव पूंजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, यानी लोगों को HYV बीजों के उसके बारे में, नई नई तकनीकियों के बारे में पता ही नहीं था, तो उत्पादन क्या हो रहा था? उसी भूमि पर कम हो रहा था। बाद में जो है लोगों ने इसका ज्ञान लिया और वो जो है अधिक मानव पूंजी के रूप में अधिक विकसित हुए कृषि के क्षेत्र में, और उन्होंने उसी भूमि पर अधिक उत्पादन लेना शुरू कर दिया, तो मानव पूंजी श्रेष्ठ हुई ना। इसी प्रकार भौतिक पूंजी में जैसे हमने स्थायी और कार्यशील पूंजी पढ़ी है, तो जो मानव जितना अधिक मानव पूंजी के रूप में विकसित होगा, जितना अच्छा संसाधन होगा जो मानव, वो भौतिक पूंजी का भी सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ये ले लो कि मान लो एक ट्रैक्टर ही है, आपको हल जोतना है ट्रैक्टर से, और अब आपको ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता, आपको प्रशिक्षण ही नहीं है उसका, है ना। कौशल प्रशिक्षण भी आता है, मानव पूंजी बनाता है ना व्यक्ति को। आप में प्रशिक्षण ही नहीं है, आप ट्रैक्टर चलाकर आपका खेत जोत ही नहीं सकते, तो वो भौतिक पूंजी आपके क्या काम की। और आपको प्रशिक्षण नहीं है यानी आप अच्छे मानव पूंजी नहीं हो। अब आप अच्छी मानव पूंजी बन जाओ, ट्रैक्टर चलाना सीख लो, तो खुद का भी जोत लिया, दूसरों का भी जोत लिया, उससे भी कमा लिया, तो आप आर्थिक विकास में योगदान दे ही रहे हो ना। और नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, इस तरह से। तो इसलिए मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि वो अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। मानव एक संसाधन भी है और साध्य भी है कि अन्य जो संसाधन है हमारे पास प्रकृति और पर्यावरण में, उनका जो है उपयोग कौन करता है? मानव ही करता है। ठीक है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व का मतलब जनसंख्या ज्यादा है तो लोगों के लिए ये करो वो करो, दूसरे ही नहीं करते रहेंगे, लोग भी दूसरों के लिए या देश के लिए कुछ करेंगे, देश की संपत्ति होंगे लोग, सिर्फ दायित्व का पालन ही नहीं करना है उनसे। तो विशाल जनसंख्या के लिए दायित्व मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मानव पूंजी में यानी देश की जनसंख्या में निवेश करे, किसका? वही शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण, उसका, तो वो ज्यादा उत्पादक होंगे, यानी ज्यादा उत्पादन होगा। उत्पादक, एक छोटा सा उदाहरण ये ले लो कि एक व्यक्ति 12वीं पढ़ा हुआ है ना, आपके 2 भाई है, मान लो एक 12वीं पढ़ा हुआ और एक BA MA करके BEd करके टीचर बन गया, ठीक है, तो उसमें निवेश भी ज्यादा हो, भाई पढ़ाया लिखाया ट्रेनिंग करवाई उसको, और वो 12वीं पढ़कर ही रह गया, दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ शिक्षा का अंतर है। तो अच्छी मानव पूंजी या अच्छा संसाधन कौन हुआ? जो टीचर बन गया पढ़ लिख के, वो हुआ ना। तो और अधिक उत्पादक भी कौन हुआ? आपके घर में अधिक पैसे लाने वाला भी वही हुआ, ऐसे। ठीक है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जाता है। अब उसमें ज्यादा निवेश किया, टीचर बना उसमें, तो वो ज्यादा उत्पादक परिसंपत्ति बन गया, जिसमें कम किया वो कम रह गया। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा ये उत्पादक पर लोगों को, यानी
अधिक उत्पादक परिसंपत्ति में कैसे बदला जा सकता है? सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोग, कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण, जैसे ट्रैक्टर का ही बताया मैंने, नहीं चलाना आता तो क्या करेगा? प्रशिक्षण लेना होगा, पहले उसको सीखना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे वो HYV बीज है, रासायनिक उर्वरक है, उनकी भी किसी ने जानकारी तो की होगी ना, ज्ञान तो लिया ही होगा उनके बारे में, भाई इनसे अधिक उत्पादन होगा। तो वो वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले लोग, वो जो है क्या है, अधिक उत्पादक परिसंपत्ति है। ठीक है। और इनके द्वारा, इसी के द्वारा उनको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी, इनके द्वारा उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है, मानव पूंजी में निवेश करके। ठीक है, ये यहाँ से यहीं से देख लो इसको पूरा। और ये निवेश है सारा, संसाधनों पर व्यय द्वारा खर्च किया गया उन पर। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। अब दो देखो, कहानी देखो। दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। तो उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ में से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसकी पदोन्नति कर दी। ये सकल की कहानी है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और उससे पहले हम देखते हैं कि उसके घर में जो है, उसका पिता है बूटा चौधरी, और ये तो और उसका चाचा है, वो भी मैट्रिक यानी 10वीं पढ़ा हुआ और कोई पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने अपने बेटे सकल को पढ़ाकर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। अब देखो, तो और अच्छा उसने डिजाइन भी की, किसी की सॉफ्टवेयर में करते हैं ना, तो उसको उस फर्म में नौकरी मिल गई, उसमें पदोन्नति कर दी, यानी और ऊंचा बड़ा अफसर उसको कंप्यूटर का बना दिया। अब विलास की कहानी देखो। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब में मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। कौन? विलास की माँ। पिता मरी गए थे। विलास गठिया का रोगी बन गया। अब अच्छा खाना पीना ही नहीं मिलता था, तो गठिया का रोगी बन गया। गठिया में से घुटनों में, इनमें ये रुक जाते हैं, घुटने जोड़ों में दर्द। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम से कम ही कमा पाता था, कम ही कमा पाता था। ठीक है, तो विशाल और शकल में क्या अंतर है? उस पर निवेश किया गया, उसको पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर शिक्षा दी गई, तो वो जो है अच्छा उत्पादक बना। और विशाल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, निवेश नहीं किया गया, पढ़ाया लिखाया नहीं, तो वो जो है आगे नहीं बढ़ा। वो बस उसकी माँ जो मछलियाँ बेचती थी वो भी वही काम कर रहा था, और उधर जो शकल अच्छा हो गया था। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर कर पाते हैं? वे कौन से अंतर है, यह आपको करना है। यह आप लिखोगे कि दोनों मित्रों विलास और शकल में क्या अंतर है। यह आपका SW है आपका आज का। ठीक है, अब इसको आप कल देखेंगे अपन। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देख लो, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल, ये उत्तर SW दिया ना, वो यही है।
ये एसडब्ल्यू जो दिया आपको अभी का, उसी का बताया जा रहा है शायद इसमें। देखो, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। ये अंतर हो गया। एक तो सकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। विलास घटिया का रोगी था। ये भी अंतर हो गया दोनों मित्रों में। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे विलास के पास, और सकल जो है अगर अस्वस्थ हो भी जाता तो अपना आसानी से इलाज करवा लेता। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। ये अंतरन दोनों में। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुशल उत्पादकता में वृद्धि हुई और कुल उत्पादक देश की समृद्धि में योगदान देती है। कुल उत्पादकता जो है देश की समृद्धि में योगदान देती है। अब मान लो सारे ही बच्चे देश में विलास जैसे रह जाए तो क्या देश विकास करेगा? नहीं करेगा। और शकल जैसे हो जाए, आगे बढ़े, उनके माता पिता से अधिक कमाने लगे, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी और देश का विकास होगा। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा द्वारा उसको, विलास को न तो शिक्षा मिली न चिकित्सा मिली। संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में ये निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। जैसे हम भूमि और पूंजी में निवेश करके जो है उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार मानव में भी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल का निवेश करके मानव को भी एक अच्छा उत्पादक बना सकते हैं। ठीक है, इसको अब बाद में देखेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो।